अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। मैं नए लेक्चर के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे मैंने कहा था, ये सदका जारिया है। मैं इसको सदका जारियत की नीयत से इस एजुकेशन को होम टू होम पहुँचाने की कोशिश करूँगा। मैं यहाँ पे आपके लिए दूसरा लेक्चर लाया हूँ। क्या चीज़, लेक्चर का क्या नाम है, जिसे हम पहले स्टार्ट में हमने पढ़ चुके थे कि हम पढ़ रहे हैं स्टोक्यूमेट्री, जो ग्रीक वर्ड का लफ्ज़ है। दो ग्रीक वर्ड से निकला है। एक है स्टोक्यून, जिसका मतलब है एलिमेंट, और दूसरा है मेट्रियन, जिसका मतलब है मेजरमेंट। मतलब कहने का क्या मतलब है कि स्टोक्यूमेट्री के अंदर हम एलिमेंट की मेजरमेंट करेंगे कि कितना रिएक्टेंट हमने लिया, कितना प्रोडक्ट बना, कितना प्रोडक्ट था, कितना रिएक्टेंट हमने इस्तेमाल किया। इस चीज़ को हमने पढ़ना। इस रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे? स्टोक्यूमेट्री। अब स्टोक्यूमेट्रिक का आपके पास क्या आया? कैलकुलेशन। क्या आया? कैलकुलेशन। स्टोक्यूमेट्रिक कैलकुलेशन लफ्ज़ क्या है? स्टोक्यूमेट्रिक कैलकुलेशन। उसकी बुनियादी रूल्स हमने पढ़ने हैं, असूल, उसके बुनियादी रूल्स पढ़ने हैं, ताकि हम इस काबिल हो जाए कि हम चक्करबोर्ड की तरफ मूव कर सके और हमारी कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाए। मैं कोशिश करूंगा आपके लिए एक एक न्यूमेरिकल आसान कर दूं। इवन आपका एक्सरसाइज में जो 34 न्यूमेरिकल इंशाल्लाह वो सारे मैं आपके करके दूंगा, लेकिन वक्त लगेगा। हर चीज़ का वक्त लगता है। अगर किसी स्टूडेंट के पास टाइम ना हो, स्टूडेंट के पास टाइम कम हो, तो हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकता है। हमारे इंस्टीट्यूट में मुख्तलिफ क्लासेस लगी हुई है, मुख्तलिफ चैप्टरों में मेरी क्लासेस चल रही है, मुख्तलिफ टाइमिंग पे है। किसी कोई भी टाइम आपको सूट करता है, आप मेरी एकेडमी तशरीफ़ ले आए। क्वेटा साइंस एकेडमी के नाम से मेरी एकेडमी है, फैज़ मोहम्मद रोड क्वेटा में। क्वेटा साइंस एकेडमी के नाम, इसी नाम पे मेरा चैनल भी है यूट्यूब में। काइंडली इसको सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, मैं जितनी ज़्यादा, जितनी जल्दी और जितनी ज़्यादा मैं आपको लेक्चर दे सकूँगा। तो आप काइंडली इसको शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबाएँ, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन में जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको मिल जाए। तो यहाँ पे आई स्टोक्यूमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टोक्यूमेट्रिक कैलकुलेशन का हमने क्या करना है? प्रिंसिपल सीखना है। क्या सीखना है? प्रिंसिपल, असूल, कि स्टोक्यूमेट्रिक कैलकुलेशन किन असूलों पे चलता है। ठीक, सबसे पहला असूल, फर्स्ट रूल, रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट मुकम्मल प्रोडक्ट में उस वक्त कन्वर्ट होता है जब रिएक्शन आपके पास क्या हो? इरिवर्सिबल। क्या हो? इरिवर्सिबल। देखिए, रिएक्शन की बहुत सी टाइप्स है। एक टाइप आपके पास आती है रिवर्सिबल, एक आती है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब क्या है? उसे हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्टेंट टुवर्ड ए प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से टुवर्ड्स ए प्रोडक्ट। मतलब इरिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास क्या होता है? इस तरह का एरो हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्टेंट से कहाँ पे? प्रोडक्ट की तरफ। लेकिन हमारे पास एक रिएक्शन इस तरह भी होता है कि रिएक्टेंट से हम जाएं प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट से हम वापस आए रिएक्टेंट की तरफ। हमने स्टोक्यूमेट्रिक कैलकुलेशन रिवर्सिबल रिएक्शन का नहीं करना। हमने पहले रिएक्शन को देखना है कि क्या वो रिएक्शन इरिवर्सिबल है या नहीं। रिवर्सिबल रिएक्शन का स्टोक्यूमेट्रिक कैलकुलेशन डज नॉट पॉसिबल। पहला रूल है, फर्स्ट रूल है। कैसे? जैसे मैंने एक रिएक्शन लिया ए बी, क्या बनाया? प्रोडक्ट ए बी। ठीक, तो जरा देखें इस रिएक्शन को, ये रिएक्शन आपको नजर आ रहा है, ये रिएक्शन आपको नजर आ रहा है। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या हो रहे हैं? कंप्लीटली अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट में। इसका मतलब है रिएक्शन कौन सा है? इरिवर्सिबल। कौन सा है? इरिवर्सिबल। यस, मैं इस रिएक्शन का स्टोक्यूमेट्रिक कैलकुलेशन कर सकता हूं। तो सबसे पहले मैंने इक्वेशन को चेक करना होगा कि इक्वेशन इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल। अगर रिवर्सिबल है तो उसकी स्टोक्यूमेट्रिक कैलकुलेशन नहीं हो सकता, अगर इरिवर्सिबल है तो उसका स्टोक्यूमेट्रिक कैलकुलेशन पॉसिबल है। दूसरा रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन की तरफ आते हैं। देखिए, इसमें क्या है? ए बी है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? ए में और बी में कन्वर्ट हो रहा है। यहां पे एरो आपको क्या नजर आ रहा है? क्या डबल हेडेड एरो है? नहीं, सिंगल हेडेड एरो है। मैंने कहा कि हम इरिवर्सिबल रिएक्शन की स्टोक्यूमेट्रिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन का स्टोक्यूमेट्रिक कैलकुलेशन डज नॉट पॉसिबल। ये पहला पॉइंट आपने याद रखना है। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। ठीक, सेकंड पॉइंट में क्या कह रहे हैं? नो साइड रिएक्शन अकर्स। कोई साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। साइड रिएक्शन का क्या मतलब है? जैसे मिसाल, ये रिएक्शन है ये वाला, ठीक, एक रिएक्शन ये है नीचे वाला, सही। अब देखिए, ये रिएक्शन आपको इरिवर्सिबल नजर आ रहा है। आप कहोगे सर इसके तो स्टोक्यूमेट्रिक कैलकुलेशन हो सकता है। मैं कहूंगा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन चेक करें कि इसमें साइड रिएक्शन तो नहीं हुआ है। साइड रिएक्शन का कैसे? यहाँ पे रिएक्टेंट ए है, बी है, लेकिन अगर देखा जाए ए बी सी बन रहा है। ये सी कहां से आया? ये सी कहां से आया? ठीक, क्या ये सी रिएक्टेंट में था? नहीं। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन बेशक इरिवर्सिबल हो, लेकिन इसमें तो साइड रिएक्शन हो चुका है। जब साइड रिएक्शन हो चुका है तो ऐसे रिएक्शन का हम स्टोक्यूमेट्रिक कैलकुलेशन नहीं कर सकते।
ठीक, ऐसी रिएक्शन कभी नहीं कर सकते। जैसे रिएक्टेंट में ए है, बी है, सी है और प्रोडक्ट सिर्फ बीसी बन रहा है। क्या बन रहा है? बीसी। कहाँ गया ए? इसका मतलब है ए साइड रिएक्शन की वजह से कहीं पे ड्रॉप हो गया है, साइड रिएक्शन की वजह से कहीं पे ड्रॉप हो गया है। तो ऐसे रिएक्शन कभी स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन नहीं हो सकता। किस तरह की रिएक्शन का हो सकता है? किस तरह की रिएक्शन का हो सकता है? इस तरह की रिएक्शन का हो सकता है अगर ए प्लस बी मिले और आपके पास बने ए बी। क्या बने? ए बी। ठीक, इस तरह की रिएक्शन का हो सकता है, इस तरह की रिएक्शन का हो सकता है ए बी आपके पास हो और आपके पास ए प्लस बी बने। इसमें कोई साइड रिएक्शन आपको नजर नहीं आ रहा। इसमें रिएक्टेंट 2 है, प्रोडक्ट 1 बन रहा है। इसमें रिएक्टेंट 1 है, प्रोडक्ट 2 बन रहे हैं। तो रिएक्टेंट कम और ज्यादा हो सकता है, प्रोडक्ट कम और ज्यादा हो सकता है। ये पॉइंट भी आपके ज़हन में रहे। तीसरा पॉइंट, मतलब कहने का क्या मतलब है? स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन इरिवर्सिबल रिएक्शन का पॉसिबल है, पहली शर्त। दूसरी, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में कोई साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए, साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए, दूसरी शर्त। तीसरी कंडीशन की तरफ आते हैं, तीसरी शर्त की तरफ आते हैं। ठीक, कौन सी शर्त की तरफ आते हैं? व्हाइल डूइंग स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, जब हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन शुड बी केप्ट इन व्यू। मतलब जब कभी आप स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन कर रहे हो तो 2 लॉस को भी मद्देनजर रखना है, अपने दिमाग में रखना है और उस 2 लॉस को उस इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करना है। अगर उस इक्वेशन के ऊपर वो दोनों लॉस फुलफिल हो रहे हैं, फुलफिल ही उसको फॉलो अप कर रहे हैं, तो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट। अब कौन से लॉज है? पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम मैटर मास। हम इस लॉ को इस तरह भी कह सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम। हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? ये लॉ, ये आपको ये लॉ क्या बताता है? आपको ये लॉ ये बताता है, आपको ये लॉ ये बताता है, आपको ये लॉ ये बताता है एटम हुआ, मास हुआ या मैटर हुआ, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। ना एटम को तबाह किया जा सकता है, ना नया एटम बनाया जा सकता है। ना नया एटम तबाह किया जा सकता है, ना नया एटम बनाया जा सकता है। ना मास तबाह किया जा सकता है, ना नया मास बनाया जा सकता है। ना मैटर तबाह किया जा सकता है, ना नया मैटर बनाया जा सकता है। बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ना कभी एटम तबाह हो सकता है, ना बनाया जा सकता है, लेकिन ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकता है। मैटर ना तबाह हो सकता है, ना बन सकता है, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकता है। न मैटर तबाह हो सकता है, ना नया मैटर बन सकता है, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकता है। इस लॉ को हम आगे जाके फेल करेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। आगे मैं आपको समझाऊंगा, इसी लॉ का एग्जांपल दूंगा कि ये लॉ वहां पे जाके फेल हुआ है, लेकिन ये लॉ सिर्फ और सिर्फ स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन तक पॉसिबल है, अदरवाइज ये आगे प्रोसेस फिर नहीं होगा। यहां पे देखा जाए, ठीक, कैसे? मिसाल के तौर पे मैंने कार्बन लिया। क्या लिया? कार्बन किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। ऑक्सीजन किस फॉर्म में है? गैस फॉर्म में है। मेरे पास क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। मिसाल के तौर पे कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12 ग्राम। कितना है? 12 ग्राम। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास कितना है? ऑक्सीजन का 16 को 2 के साथ जरब देंगे तो 32 ग्राम। ठीक, मतलब रिएक्टेंट में टोटल कितने ग्राम इन्वॉल्व है? 44 ग्राम। कितने? 44 ग्राम। जरा देखिए, ये आपके पास प्रोडक्ट है। ये क्या है? प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट में जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके पास बन रहा है, अगर उसका मोलर मास निकाला जाए, ये 12, ये 16, जरब दे दें, एक एटम है, 1 से जरब दे दे, 2 एटम है, 2 से जरब दे दे, 12 एकम 12, 16 दूना 32, ये हो जाएंगे 44 ग्राम। कितने? 44 ग्राम। जरा बताएं, रिएक्टेंट में जितना मास था, प्रोडक्ट में उतना ही मास है या नहीं है? इसका मतलब है मास जाया नहीं हो रहा है। हम पहले बात को प्रूफ कर चुके कि मास जाया नहीं हो रहा है। रिएक्टेंट में जितना मास होगा, प्रोडक्ट में उतना ही मास निकलेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा, क्या एटम जाया हो रहा है? देखिए, यहां पे कार्बन का एटम है, नजर आ रहा है? क्या ये कार्बन का एटम यहां पे है? बिल्कुल है। यहां पे ऑक्सीजन नजर आ रहा है? क्या यहां पे ऑक्सीजन है? बिल्कुल है। मतलब यहां पे जो एटम मुझे नजर आ रहा है, वही एटम यहां पे भी है। तो इसका मतलब है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम भी प्रूफ हो रहा है। तीसरा,
क्या ये मैटर है? क्या ये मैटर है? मैटर का क्या शर्त है या मैटर की क्या कंडीशन है? मैटर कायनात में, मैटर को हम शॉर्टकट क्या कहते हैं? मादा। मादा मैटर का क्या मतलब है? कायनात में हर वो चीज जिसका वॉल्यूम हो और मास रखे, जिसका वॉल्यूम हो और मास रखे। अब आप सोचिए जरा, कार्बन एटम है नहीं है? कार्बन एटम है नहीं है? कार्बन के पास क्या कोई वॉल्यूम नहीं है? बिल्कुल है। ऑक्सीजन के पास क्या कोई वॉल्यूम नहीं है? बिल्कुल है। ये ऑक्सीजन है, इनका भी कुछ वॉल्यूम है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ठीक ठीक। कार्बन का एटम में रेड से डिनोट कर रहा हूं, ये कार्बन हुआ, ठीक। यहां पे ये ऑक्सीजन है, ये यहां पे ये ऑक्सीजन है, ये क्या इनका वॉल्यूम, क्या कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम है? बिल्कुल है। क्या कार्बन का वॉल्यूम है? बिल्कुल है। क्या ऑक्सीजन का वॉल्यूम है? बिल्कुल है, ठीक। अगर इसका वॉल्यूम है और इसका मास है, क्या मैं इसको मैटर कह सकता हूं? यस। इसका मास है, इसका वॉल्यूम है, क्या मैं इसको मैटर कह सकता हूं? यस। इसका बाकायदा मास है, बाकायदा इसका वॉल्यूम है, यस। तो देखिए जरा, जो मैटर रिएक्टेंट में था वही रिएक्टेंट आपके पास जब प्रोडक्ट में चेंज हुआ तो वही उसी तरह का ही मैटर है, कोई मैटर ज़ाया नहीं हुआ। इसका मतलब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन डिटेल से सिखाऊंगा कि उसको आपने याद कैसे रखना है। फिर उसके बाद हमारा बाकायदा प्रॉपर वे से स्टॉक्योमेट्रिक कैलकुलेशन चक्कर बोर्ड स्टार्ट हो जाएगा। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्वेटा साइंस एकेडमी के नाम से है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप मुझे जितना सपोर्ट करेंगे मैं आपको उतना एजुकेशन में सपोर्ट करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ बहुत ही जल्द हाजिर हूँगा। अस्सलाम।